गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी लर्नर्स यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। कल हम भूगोल में टॉपिक पढ़ रहे थे पृथ्वी के स्थल मंडल की जानकारी के लिए, जिसमें हम महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांतों की बात कर रहे थे। एक तो था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और एक था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो हमने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो वेटलैंड ने समझाया था उसकी तो व्याख्या अपन ने कर ली थी। आज हमें आगे बढ़ना है पृथ्वी के स्थलमंडल के रूप में हम बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। तो टॉपिक हमारा था साथियों पृथ्वी के घटक जो है उसके संदर्भ में। तो पृथ्वी के घटक में अपन स्थलमंडल के बारे में बात कर रहे थे और स्थलमंडल में भी महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति के लिए आज हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब बात करते हैं हम साथियों प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं, बेसिक्स बातें हैं वो हम देख लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले बेसिक बात आती है इसमें कि प्लेट जो शब्द है वो क्या होता है, प्लेट किसे कहते हैं साथियों। तो प्लेट जो शब्द है साथियों, नाम सुनते ही आपके दिमाग में तो घूमने लगी होंगी प्लेटें बहुत सारी, पर जो आपके दिमाग में घूम रही है उस प्लेट की बात नहीं हो रही है यहाँ साथियों। हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने बात की थी कि 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। हमने ये भी पढ़ा था कि स्थल मंडल जो है वो क्रस्ट प्लस ऊपरी मैंटल से मिलकर बना है। तो साथियों लगभग 100 किलोमीटर मोटाई वाला दृढ़ जो भूखंड है, जैसे अपन ने कहा था कि सियाच सीमा के ऊपर तैर रहा है, तो लगभग 100 किलोमीटर मोटाई वाला दृढ़ भूखंड जो तैरता हुआ पाया जाता है उसी के टुकड़ों को हम क्या कहते हैं साथियों, प्लेट कहकर संबोधित करते हैं। फिर नेक्स्ट कंटेंट आता है आपका कि ये जो प्लेट जो शब्द है वो किसने दिया था साथियों। तो प्लेट जो शब्द है आपका दिया था किसने, टूजो विल्सन ने। टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द सबसे पहले प्रोड्यूस किया था साथियों। और ये प्लेट होती क्या आपको बता दिया, 100 किलोमीटर मोटाई वाला दृढ़ भूखंड होता है प्लेट, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके अलावा भी और बात आती है हमारे पास कि अगला जो कंटेंट आता है आपके पास, ये तो प्लेट की बात होगी। फिर अपने पास नेक्स्ट कंटेंट आता है कि प्लेट विवर्तनिकी जो शब्द है, प्लेट विवर्तनिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो साथियों प्लेट जो विवर्तनिकी शब्द है वो आपको दिया था मॉर्गन ने। मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी शब्द को काम में दिया था। या यूँ कहें कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी साथियों, तो मॉर्गन ने की थी वैज्ञानिक व्याख्या। अब बात करते हैं कि ये जो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है इसके लिए बात करेंगे तो ये 2 प्रकार की संकल्पनाओं पर आधारित होता है साथियों। एक तो संकल्पना जो हम पढ़ चुके हैं पहले, महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना, और एक संकल्पना है आपकी सागर तलीय में प्रसरण की संकल्पना। तो साथियों महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना जो सर्वमान्य मानी जाती है वो तो वेगनर के द्वारा दी गई थी, और सागर तलीय में प्रसरण की जो संकल्पना है वो साथियों दी गई थी हेनरी हेस के द्वारा। इन दोनों संकल्पनाओं को मिला देने से एक नई संकल्पना बनती है जिसको हम साथियों क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी संकल्पना कहते हैं या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सबसे अभिप्राय साथियों आपको बता चुका हूँ मैं कि प्लेटों के मध्य होने वाली आपसी गतियों का अर्थ है। अब यहाँ अपने पास और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि ये प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है वो 2 संकल्पनाओं पर आधारित है, आप ध्यान से याद रखेंगे। एक तो महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना है और एक सागर तली में प्रसरण की संकल्पना है। अब बात करते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है, तो साथियों अगर आपसे पूछी जाए कि सिद्धांत दिया किसने, तो ये सिद्धांत दिया था साथियों किसने, हेनरी हेस ने। यानी इस सिद्धांत के प्रतिपादन की बात करते हैं तो किसने किया था, हेनरी हेस ने किया था। और बात आती है, आपको पहले बता भी दिया है कि सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या जो है, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या है वो किसने की थी साथियों, तो वैज्ञानिक व्याख्या इस सिद्धांत की थी मॉर्गन ने साथियों। तो ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को प्रतिपादन करने संबंधी तथ्य होगी, आपको समझ में आया होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आगे बात करते हैं कि प्लेटें जो है, मॉर्गन ने प्लेटों का वर्गीकरण भी किया साथियों। प्लेटों को बड़ी और छोटी प्लेटों में उसने विभाजित किया। मॉर्गन के अनुसार 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। वैसे तो छोटी प्लेटें वेरी करती हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में भी हैं। जो प्लेट हैं वो अगर अपन बात करें तो 2 भागों में मॉर्गन ने बांटा था। एक तो बड़ी प्लेट के रूप में उसने बताया था और एक उसने छोटी प्लेटों के रूप में बताया था साथियों। तो ये नाम है, आप याद रखेंगे, यहाँ से भी कई बार पूछ लेते हैं। तो जैसे बड़ी प्लेटों में सबसे पहले नाम आता है साथियों परिप्रशांत
महासागरीय प्लेट। तो पूर्वी प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्णतः महासागरीय प्लेट कौन सी है, तो पूर्णतः महासागरीय जो प्लेट का नाम आप लोग गिनाएंगे उसमें नाम आएगा साथियों पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्लेट। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे प्लेट का नाम आता है यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन जो प्लेट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट कौन सी है साथियों, तो पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट का दर्जा हम किसको देते हैं, यूरेशियन प्लेट को देते हैं। इसी प्रकार नाम आता है आपके पास अमेरिकन प्लेट है। तो अमेरिकन प्लेट जो है उसको हम साथियों कैसी प्लेट कह देते हैं, मिश्रित प्लेट कह देते हैं साथियों, ये मिश्रित प्लेट है साथियों। इसके अलावा अफ्रीकन प्लेट जो सबसे पुराना दृढ़ भूखंड माना जाता है, और आपका अंटार्कटिका प्लेट, और आपका नाम आता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो साथियों ये 6 बड़ी प्लेटें हैं, ये 6 बड़ी प्लेटें हैं। नाम एक बार क्वेरी करें, पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट साथियों। अब बात करते हैं अपन कि छोटी प्लेटें कौन कौन सी हैं। वैसे तो मुख्य नाम हम लिख रहे हैं, वैसे मॉडल में 20 बताई थी, नासा के रिसर्च से ये 100 से भी ज़्यादा मानी जाती है। तो साथियों छोटी प्लेटों में अगर हम बात करें, जैसे नाम आ जाता है जुआन डी फुका प्लेट साथियों, जुआन डी फुका प्लेट। और जैसे हम बात करें, आपका नाम आ जाता है कोकोस प्लेट, आपका नजका प्लेट, आपका अरेबियन प्लेट, और जैसे इसमें नाम गिना देते हैं अपन, नाम आता है फिलीपींस प्लेट, नाम आ जाता है आपका साथियों कैरोलिन प्लेट, आपका कनेडियन शिल्ड, आपका सोमाली प्लेट। तो ये विभिन्न नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, ये छोटी प्लेटों के नाम है साथियों। अब बात करते हैं आगे कि एक डायग्राम के थ्रू और देख लेते हैं हम ये प्लेटों की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है साथियों, फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम पे आरपीसी ने लिया है, उस पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कैरोलिन प्लेट जो है वो कहाँ पर है। तो एक छोटे से मैप के जरिए अपन बात कर रहे हैं, मैप के थ्रू इसको समझ लेते हैं प्लेटों को। जैसे साथियों ये जो है आपके सामने हम देख रहे हैं, ये प्लेटिंग विश्लेषण अगर अपन बात करें तो साथियों ये तो है आपकी अमेरिकन प्लेट, संयुक्त रूप से ये आपकी होगी साथियों यूरेशियन प्लेट, ये होगी आपकी अफ्रीकन प्लेट, ये होगी आपकी अंटार्कटिका प्लेट, ये होगी आपकी यहाँ से ये जो भाग है पूरा का पूरा भूगर्भिक जो भाग है इसको पूरे को हम कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये जो भाग बचता है यहाँ पे इधर वाला और ये इधर वाला है, ये जो भाग है पूरा का पूरा इसको हम साथ में नाम देते हैं परिधि प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो साथ ही ये तो है 6 बड़ी प्लेटें, ध्यान से देख लें। परिधि प्रशांत महासागरीय प्लेट पूर्णतः महासागरीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट है, अमेरिकन प्लेट मिश्रित प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। अब बात करते हैं जैसे यहाँ उत्तरी अमेरिकन भाग है और यहाँ प्रशांत महासागरीय भाग है, यहाँ जो प्लेट खंड पाया जाता है उसको साथ में नाम दिया गया है जुआन डी फुका प्लेट। यहाँ बीच में मध्य अमेरिका वाला जो भाग आता है
मध्य अमेरिका वाला भाग और प्रशांत महासागर का जो भाग है, यहाँ जो प्लेट पाई जाती है इसको साथियों कहते हैं कोकोस प्लेट। और जो दक्षिण अमेरिका वाला भाग है और प्रशांत महासागर वाला भाग है, यहाँ बीच में जो प्लेट पाई जाती है दोनों के बीच में, ये कहलाती है आपके साथियों नज़का प्लेट। अब साथियों देखें कि अमेरिकन प्लेट महाद्वीपीय भाग से जुड़ी हुई है, ये सारी महासागरीय भाग से जुड़ी हुई प्लेट है। और जैसे बात करते हैं इधर फिलीपींस के पास जो प्लेट का भाग आता है इसको हम कह देते हैं फिलीपींस प्लेट। और ये जो फिलीपींस और इंडियाना जो प्लेट है इधर वाला जो भाग है, यहाँ बीच में जो प्लेट पाई जाती है इंडियन और फिलीपींस प्लेट के बीच में जो भाग पाया जाता है प्लेट का, उसको अपन नाम दे देते हैं साथियों कैरोलिन प्लेट। ये कैरोलिन प्लेट का क्वेश्चन आरपीएससी पेपर में पूछा गया था साथियों। ये विभिन्न प्रकार की प्लेटों का डायग्राम है, आप इसको अच्छे से टैली करें साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों कि ये प्लेटें जो है इनके मध्य जो गतियाँ होती हैं ये किस प्रकार से संपादित होती हैं। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे कि इन प्लेटों के किनारों पर जो गतियाँ होती हैं उनके आधार पर इनको 3 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं साथियों। तो प्लेटों की पहले गतियों को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि प्लेट किनारा या प्लेट सीमा क्या होती है। तो जैसे मान लो ये भाग है, तो यहाँ से यहाँ तक हम चल के आते हैं, जो बाउंड्री है एक तरह से हम बात करें कि 2 शब्द हैं प्लेट किनारा और प्लेट की सीमा। तो साथियों प्लेट का जो सीमांत भाग है, सीमांत भाग को तो क्या कहेंगे, प्लेट का सीमांत जो भाग है वो तो कहलाता है प्लेट किनारा। और प्लेटों के मध्य जहाँ पे क्या होता है संचलन होता है साथियों, संचलन जो भाग है जहाँ पे जैसे मान लो ये 2 प्लेट है और यहाँ आपस में ये गति कर रही है, यूँ गति करे, चाहे टकराए दूर जाए, तो जहाँ पे संचलन हो रहा है उस भाग को हम वास्तव में क्या कहते हैं, प्लेट की सीमा कहते हैं साथियों। तो इस आधार पे हम कहते हैं कि प्लेटों को 3 भागों में बांटते हैं। 3 किनारे हैं प्लेटों के लिए। सबसे पहले नंबर 1 पे तो है अभिसारी किनारा, अपन बोल देते हैं उसको। इसमें क्या होता है साथियों, 2 प्लेटें जो है वो एक दूसरे की ओर आती है, एक दूसरे की ओर गति करती है। तो साथियों एक दूसरे की ओर जब गति करती हैं तो जैसे मान लो ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है, इस ए प्लेट का घनत्व तो अपन मान लेते हैं ज़्यादा है और इसका घनत्व क्या है हम कम मान लेते हैं। तो भारी प्लेट हमेशा हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित होती है, सबडक्ट होती है साथियों। तो ये स्थिति किस प्रकार से बन जाएगी, यूँ ये स्थिति आएगी। यूँ हल्की प्लेट के ऊपर की ओर उठेगी, भारी प्लेट नीचे की ओर धसेगी। तो ए प्लेट धसती चली जाती है, ये उठती चली जाती है। अब अपन कहते हैं कि एस्थेनोस्फीयर गर्म भाग है। एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा चैम्बर जो अंतिम भाग में पाया जाता है, वहाँ जाने के बाद ये प्लेट का जो अग्र भाग है वो धीरे धीरे पिघल जाता है और यहाँ साथियों क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। अब ये मैग्मा क्या इधर धक्का देता है, चट्टानों को तोड़ता है और विस्फोट के साथ बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं साथियों ज्वालामुखी। और कई बार क्या होता है, जैसे अब ये स्थिति कब होती है, 2 प्लेटों की गतियों के बीच। अगर प्लेटें महाद्वीप और महासागरीय हों तो यहाँ पे कई बार स्थिति, जैसे अपन दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर अपन देख लेते हैं कि जो लोकेशन पाई जाती है इसके आधार पर अगर हम बात करें कि किस प्रकार से इन प्लेटों की गति के कारण प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ देखें, यहाँ वाली जो महासागरीय प्लेट है, इधर जो महासागरीय प्लेट है, ये अमेरिकी प्लेट है और ये इधर वाली जो प्लेटें जब आपस में गति करती हैं तो यहाँ वलित पर्वतमाला बनी हुई साथ में रोकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में अपन देखते हैं, इधर एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में अपन देखते हैं। और ये प्लेटें महाद्वीपीय भागों में भी जब गति कर सकती हैं, तो हिमालय जैसे बना हुआ है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में गति करने से, या 3 प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। दोनों प्लेटें या तो महाद्वीपीय हों, दोनों प्लेटें महासागरीय हों, या फिर एक प्लेट महासागरीय एक प्लेट महाद्वीपीय हों। जब एक प्लेट महाद्वीपीय एक महासागरीय होती है तब साथियों जहाँ ये मैग्मा चैम्बर है अपन बोल रहे हैं, जहाँ पे ये मैग्मा चैम्बर है, इसी को वास्तव में क्या कहा जाता है, बेनी ऑफ जोन। या अपन कह देते हैं कि जब भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे, भारी महासागरीय प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है, क्षेपित होती है, तो उसका अग्रभाग भूगर्भ में जाने पे तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है, पिघल जाता है। उस भाग को अपन कहते हैं बेनी ऑफ जोन। ये बेनी ऑफ जोन साथियों एक वैज्ञानिक था ह्यूगो बेनियोफ, जिसने भूकंपीय तरंगों की खोज की थी, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है साथियों, ये ह्यूगो बेनियोफ के नाम।
तो ये तो है प्लेटों का अभिसारी किनारा। अब देखिए जब ये प्लेटें यहाँ एक दूसरे की ओर आती है, मान लो यहाँ कोई संरचनाएं बनी हुई थी पहले, तो वो जब ये टकराएंगी तो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए इसको क्या नाम दे देते हैं अपन, विनाशात्मक प्लेट किनारा भी इसको कह के संबोधित कर दिया जाता है साथियों। तो अभिसारी प्लेट किनारा या विनाशात्मक प्लेट किनारा, इसमें प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं और ये अभिसरण 3 प्रकार से संभव होता है, या तो दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों, या दोनों प्लेटें महासागरीय हों, या एक प्लेट महाद्वीपीय और एक प्लेट महासागरीय हो। जब एक प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय होती है तो क्या होता है साथियों, बेनियोफ जोन वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है साथियों। दूसरे नंबर पे नाम आता है अभिसारी प्लेट, अपसारी प्लेट किनारा। इसमें क्या होता है, ये प्लेटें एक दूसरे से दूर गति करती है साथियों। जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर गति करेंगे तो नीचे का मैग्मा क्या होगा, ऊपर आ जाएगा और साइडों में यहाँ जमा होता चला जाएगा और धरातल पर आकर क्या करेगा, नई रचना बनाएगा। इसको अपन इसीलिए कहते हैं नई रचना बनाता है, इसलिए क्या नाम ले देते हैं इसको, रचनात्मक प्लेट किनारा करके संबोधित करते हैं साथियों। तीसरे नंबर पे बात आती है संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारा, तो संरक्षी प्लेट किनारे में क्या होता है साथियों, ये प्लेटें जो है वो एक दूसरे के समानांतर गति करती है, यानी न तो वो कोई रचना बनाती है न कोई रचना नष्ट होती है। तो ये है प्लेटों की 3 प्रकार की गतियों के आधार पर, 3 प्रकार है प्लेटों की गतियों के आधार पर जो अपन ने देखे हैं। अब हम बात करते हैं साथियों कि हेनरी हेस ने जो संकल्पना समझाई थी वो क्या है। अपन बात करें तो हेनरी हेस ने क्या बताया था, हेनरी हेस की संकल्पना के लिए हम एक बार अटलांटिक महासागर का एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा, कि कैसे उसने व्याख्या की है। आपने देखा है साथियों कि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच सबसे स्पष्ट आकृति में एक कटक पाया जाता है। उस कटक का नाम है, आपने पढ़ा है, आइसलैंड से लेके बोवेट द्वीप तक नीचे लगभग सर्पिला के रूप में, ऐसा आकार के रूप में 14,400 किलोमीटर लंबाई में कटक पाया जाता है। तो हेनरी हेस ने क्या समझाया साथियों कि इस कटक के सहारे दोनों ओर सागर तली में क्या होता है साथियों, प्रसरण होता है। और जब ये प्रसरण होता है साथियों तो नीचे का मैग्मा बाहर निकलता है और तब जो मैग्मा है ठंडे समुद्री जल के संपर्क में आता है, वहाँ पे ठोस हो जाता है और हमेशा ये प्रक्रिया चलती रहती है। पहले जो मैग्मा से क्रस्ट बनी वो आगे की शक्ति रहती है, जाके महाद्वीप में मिल जाती है। इस प्रकार नई क्रस्ट का निर्माण होता रहता है। ये बात आपको हेनरी हेस ने समझाई थी साथियों। यहाँ से भी एक क्वेश्चन टेली कर लिया जाता है बहुत बार, वो ये है कि आप याद रखेंगे सागर तली में जो प्रश्न की संकल्पना है वो किसने दी थी, आपको ध्यान है, तो हेनरी हेस ने दी थी। तो हेनरी हेस ने जो संकल्पना दी थी उसमें एक कॉन्सेप्ट भी आता है कि सागर तले में प्रसरण की दर जो है आधी होती है। क्यों होती है साथियों, आधी इसलिए होती है कि आप कटक के एक तरफ देखेंगे तो आधी होगी। अगर आपसे पूर्व प्रसरण ज्ञात करवा ले, पूर्व प्रसरण की दर अगर ज्ञात करनी है तो पूर्व प्रसरण की दर अगर ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो सागर तल में प्रसरण हो रहा है वर्तमान में उस दर को क्या कर देंगे, दुगुना कर देते हैं साथियों। आपके पेपर में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, सेट का पेपर हुआ था राजस्थान में 2012 के एग्जाम में, वहाँ क्वेश्चन आया था कि सागर में प्रसरण की दर 4 सेंटीमीटर है तो पूर्व प्रसरण की दर कितनी होगी। तो साथियों कितनी होगी, उसको डबल कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर था उस क्वेश्चन का 8 सेंटीमीटर। तो साथियों ये है आपका सागर तली में प्रसरण का कॉन्सेप्ट जो हेनरी हेस ने बताया था, जिसके आधार पर अपन महाद्वीपीय भागों की उत्पत्ति की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, कैसे पर्वतमालाएं बनती हैं, इन सबकी संभावनाएं व्यक्त करते हैं। आगे बात करते हैं कि अब एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आता है, ये सब ठीक है, ऐसे सागर तली में प्रसरण हुआ, ये प्लेटें होती हैं, इसको ये प्लेट कहते हैं, ये सब बातें आपने जान ली। अब यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है कि इन प्लेटों में गतियों के पीछे कारण क्या है साथियों। तो इन प्लेटों में गतियों के पीछे कारणों में अपन गिनाते हैं। अगर मोटे तौर पे कहें कि प्लेटों की गति के कारण क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो साथियों ध्यान से याद रखेंगे। जैसे इसमें पृथ्वी का घूर्णन गति है वो भी कारण है, इसमें गुरुत्वीय बल है वो भी जिम्मेदार कारक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे प्रमुख जो कारक है वो है संवहनीय तरंगें। संवहनीय तरंग या संवहनीय तरंग क्या होती है, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा भूगर्भ में रेडियो एक्टिव पदार्थों की गतिविधि से उत्पन्न होती है और तरंगों के रूप में, बेलनाकार तरंगों के रूप में उसमें भाग बाहर निकलता रहता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, संवहनीय तरंग कहते हैं।
साथियों 7 तरंगों के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला व्यक्ति था आर्थर होम्स। इन्होंने 7 तरंगों के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं कि ध्यान से देखिएगा, प्लेटो की गति के कारणों में घूर्णन बल को भी गिनाया जाता है, गुरुत्वीय बल को भी गिनाया जाता है, 7 तरंगों को भी गिनाया जाता है। अब एक बार थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं कि कैसे ये गति होती होगी, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो आप देखें ध्यान से कि ये गति किस प्रकार होती है। अब अपन इस गति की बात करें, देखो 2 चीजें हैं। आप देखें कि जैसे मान लो ये 2 भाग बना दिए मैंने, अपन चल रहे हैं, एक बार ऊपरी तल भूखंड की गति देखते हैं, ये है। तो आप देखें, अपन ये मान लेते हैं कि ये स्थल भाग का ऊपरी भाग है, स्थल मंडल है। अब आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ प्लेटों में तो क्या होती है, गति एक दूसरे की ओर होती है, कुछ प्लेटों में एक दूसरे से दूर जाने की गति होती है साथ में। तो जैसे हम कह रहे हैं कि ये 2 भाग हैं, यहाँ गति इस प्रकार से हो रही है। अपन ये मान लेते हैं कि 2 प्लेट है, एक तो ये है और एक प्लेट मान लेते हैं कि ये वाली प्लेट है। यहाँ पे इन प्लेटों के बीच में गति हो रही है, एक दूसरे से अलग अलग जा रही है, इस प्रकार की। तो साथियों जब ये अलग अलग जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रैक्चर होगा, दरार बनेगी। साथियों दरार जब बनेगी तो यहाँ तो क्या होगा, ये तरंगे क्या है, तेजी से ऊपर की ओर उठकर आएंगे, ठीक है। और जब ये यहाँ आएंगे तो ये तरंगे नीचे की ओर आती जाएंगी, नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। जो नीचे की तरफ आती हैं साथियों, उसको तो कहते हैं अपन कोल्ड प्लूम्स, और जो तरंगे ऊपर उठती है उसको कहते हैं अपन हॉट प्लूम्स। तो वास्तव में साथियों ये हॉट प्लूम जो है, ये जो 7 तरंगे जो हैं, ये ही पृथ्वी की जो ये प्लेटें हैं, इन प्लेटों में गतियों का मुख्य कारण गिनाई जाती है साथियों। मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी आपको बताई गई है बड़ी रोचक जानकारी है। बहुत सारे एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आता है। आप अपने साथियों, दोस्तों, मित्रों जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं या कुछ जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप उनके लिए भी जानकारी साझा करें। उनको भी ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी लर्नर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह दें, क्योंकि निश्चित तौर पे ये उनके फाउंडेशन का काम करेगी और आपके लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एक क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से निकल के परीक्षा में जरूर आता रहता है।